नमस्कार। देवशील मेमोरियल के इस बहुत ही सम्मानित पटल पर मैं रवि यादव मुंबई से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो चुका हूं। मुझे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। आज इस पटल पर लाइव होना मेरे लिए वाकई एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस मंशा को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर आदरणीय रश्मि अभय जी ने ये पटल शुरू किया है वो वाकई बहुत पवित्र है और एक ऐसा कॉज है जिससे मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ना चाहिए। वो मेरे तो दिल के बहुत करीब है। पिता, पुत्र, माता, ये जो रिश्तों की जो कड़ी है, ये इतनी खूबसूरत कड़ी है और माता पिता का कर्ज तो हम जीवन में कभी उतार नहीं सकते। उस कॉज को लेकर जो ये शुरुआत जो है आदरणीय रश्मि अभय जी ने की है, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, उनकी किताबें आ चुकी हैं, उनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये मुझे आदेशित किया गया कि मैं यहाँ पर जो है ऑनलाइन आऊँ, मैं लाइव आऊँ। और मुझे खुशी है कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। आदरणीय अशोक गुप्ता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप जो है ऑनलाइन हैं। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस समय जो लाइव शो काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ वो थ्रू स्ट्रीम यार्ड कर रहा हूँ, तो गुप्ता जी या कोई भी मित्र या आदरणीय रश्मि जी अगर मुझे एक कमेंट करके ये बता दें कि क्या लाइव अच्छे से शुरू हो चुका है, क्या मैं सबको दिख रहा हूँ, तो मैं फिर आगे की जो अपनी बातचीत है, जो बहुत सारी बातचीत आप लोगों से करनी है, वो मैं करूं। देवशील मेमोरियल मुझे सबसे अच्छी बात लगी जब मैंने देखा कि उन्होंने इस पर अपनी माता जी और अपने पिताजी की फ़ोटो को सर्वोच्च स्थान दिया है। अक्सर ये होता है कि हम जब कोई संस्था बनाते हैं तो उसमें अपना फ़ोटो बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन और जब मैंने उनसे पूछा कि देवशील का तात्पर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनके जो पिताजी हैं, स्वर्गीय पिताजी आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार अभय जी और उनकी माताजी और पिताजी के नाम को जोड़कर उन्होंने ये बनाया, स्वर्गीय सुशीला अभय जी। तो देवेंद्र से उन्होंने देव लिया और आदरणीय सुशीला जी से शील लिया और देवशील मेमोरियल इसका नाम रखा। मैं अशोक गुप्ता जी के जी का मतलब ये समझ रहा हूँ कि मैं लोगों को दिख रहा हूँ, और यही मानते हुए मैं आज की प्रस्तुति शुरू करता हूं कि मैं कुछ दोहे अपने रखना चाहता हूं, और दोहों में भी जो सबसे पहला दोहा है वो मैं बाबूजी को समर्पित करता हूं कि बाबूजी की वर्जना बनी विजय का मूल, बाबूजी की वर्जना बनी विजय का मूल, जीवन पथ उपवन हुआ, जीवन पथ उपवन हुआ, हुए पराजित शूल, हुए पराजित शूल। आदरणीय रश्मि अभय जी दिख रही हैं, नमस्कार करता हूं आपको, और जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला जो लाइव का आप लोगों ने शुरू किया है, और जिसमें एक से एक अच्छे साहित्यकार यहाँ पर आ चुके हैं, मैं सुन चुका हूँ उनको, और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं इस पटल पर हूँ। तो मुझे लगता है कि हम बीच बीच में बातचीत करते चलेंगे। अगर किसी मित्र को कुछ ऐसा लगता है कि कोई बातचीत, कोई सवाल, कुछ भी बात हो तो वो लिख दें, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर हम लोग बातचीत करें। साथ ही मैं अपने कुछ दोहे रखना चाहता हूं। एमडी नसीम अख्तर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, प्रणाम करता हूं आपको, नमस्कार करता हूं। आज जो मुझसे जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि मैं अक्सर साक्षात्कार आजकल ज़्यादा कर रहा हूं, तो इस समय मैं साक्षात्कार करता भी हूं और गेस्ट भी हूं, दोनों भूमिकाएं निभाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ दोहे रखता हूं आपके सामने कि सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ।
सांझ मुंडेरों आ चढ़ी ढला दिवस का रूप, सांझ मुंडेरों आ चढ़ी ढला दिवस का रूप, मन के रोशन दान में अब भी अटकी धूप, मन के रोशन दान में अब भी अटकी धूप। और एक दोहा और रखता हूं कि खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक, आंख जरा झपकी नहीं सब मिट्टी सब खाक, आंख जरा झपकी नहीं सब मिट्टी सब खाक। इससे पहले कि मैं अपने एक दो दोहे और रखूं, आदरणीय अन्नदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप लोगों के जो कमेंट्स मुझको मिल रहे हैं, अगर इस बीच में मुझसे कोई ऐसी खामी हो, मेरी आवाज़ कम आ रही हो, कोई भी बात हो तो कृपया लिख दें। मैं नज़र गड़ाए हुए हूँ स्क्रीन पर और मैं देख रहा हूँ, तो अगर वो सूचना मुझ तक पहुँच जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है, क्योंकि फेसबुक में जब हम लाइव करते हैं, ख़ासतौर से जब हम सीधा लाइव पर आते हैं, तो पहले से फ्रेम सेट करने का ऑप्शन हमको नहीं देता है वो। जैसे स्ट्रीम यार्ड पर मैं जाता हूं तो वहां पर मैं पहले से फ्रेम रैम लाइटिंग वाइटिंग कर लेता हूं, तो मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है जब मैं आगे पीछे होता हूं। अब सीधे एक जगह रुक कर मैं बोल नहीं पाता हूं, कविता नहीं सुना पाता हूं। जब थोड़ा आगे पीछे होता हूं तो मुझे लगता है मेरी लाइटिंग पता नहीं क्यों बदलती है। जो भी है, जैसा भी है, आप उसको एडजस्ट करते हुए चलें। वंदना यादव जी, बड़ी बहन, बहुत अच्छी साहित्यकार, दिल्ली से जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और एक दो दोहे और रखता हूँ कि तुम तो कह कर चल दिए रिश्ता था ये भूल, तुम तो कह कर चल दिए रिश्ता था ये भूल, जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल, जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल। मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। और वंदना जी, एक दोहा आपके लिए रखता हूं कि आदरणीय अजय अज्ञात साहब जुड़े हुए हैं, सर आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। वंदना जी, एक दोहा आपके लिए कि तेरी मेरी प्रीत का, तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप, तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप, शीतल शीतल हो गई इसमें ढलकर धूप, शीतल शीतल हो गई इसमें ढलकर धूप। अक्सर हम अपनी सुविधाओं को देखकर खुश होते हैं, अपनी समृद्धि को, अपने वैभव को देखकर हमें बड़ा गर्व होता है, लेकिन कोरोना काल में एक दिन थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई थी। एक बात पर आपके सामने रखता हूं कि चूल्हा है खामोश जो, चूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज, चूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज, शर्मिंदा हूँ देख कर घर में भरा अनाज, शर्मिंदा हूँ देख कर घर में भरा अनाज। और एक दोहा और कि कितनी नश्वर है ये दुनिया, फिर भी हमारा जो अहंकार है वो आसमान पर रहता है। हमको लगता है कि ये सब कुछ जो है वो मेरी वजह से है, मैं हूं तो सब कुछ है, ये जो मैं है यही मार देती है। इस पर है कि कितने आकर चल बसे
जग के ठेकेदार कितने आकर चल बसे, जग के ठेकेदार पल भर को ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर को ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। फिर भी अहंकार है, फिर भी अहंकार है कि अरे आप जानते नहीं है मैं क्या हूं। एक सेकंड बड़े से बड़े लोगों के जाने के बाद दुनिया नहीं रुकी, फिर भी ये अहम है। आदरणीय श्री दयाराम यादव जी प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं, बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और मुझे लगता है कि दोहे हो गए हैं, दोहों के अलावा एक दो मुक्त कविताओं पर आता हूं कि देवशील मेमोरियल क्योंकि माता पिता को लेकर ही उसकी परिकल्पना की गई है। रश्मि अभय जी, मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद भी देता हूं, आप ही के मंच से आपको प्रणाम भी करता हूं। और एक कविता, मुक्त कविता मेरी, मैं पिता पुत्र के रिश्ते पर सुनाना चाहता हूं। जब अभी ये हुआ है कि जब से हम लोग इस तरह ऑनलाइन आने लगे हैं, तब से वो वाली बात खत्म हो गई कि जिस शहर में कवि सम्मेलन हुआ करता था, हम वहाँ के बारे में कहते थे कि साहब अगर कानपुर में है तो कानपुर की खासियत ये है, अगर पटना में है तो पटना की खासियत ये है, क्योंकि अभी तो सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह के परिवेश से मैं आता हूँ और जिस तरह के परिवेश से आए हुए ज़्यादातर लोग इस समय मैं अपने सामने देख रहा हूँ, तो पिता की जो परिकल्पना हम लोगों के जहन में है, उस पर मेरी एक रचना है, आपके सामने रखता हूँ कि अभी जो एक नया चलन है कि माई फादर इज माई फ्रेंड। हमारे फादर जो है वो फादर ही थे, फ्रेंड नहीं थे। फ्रेंड हमारे अलग थे और पिता हमारे अलग थे। तो उस पर मैंने एक छोटा सा एक प्रयास किया है कि मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। खालिस पिता होना भी कोई आसान काम नहीं होता, खालिस पिता होना भी कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे। कई लिबास थे उनके, कई लिबास थे उनके, कभी एक कड़क पिता तो कभी एक नरम पिता, कभी कमाऊ पिता तो कभी त्योहारों पर लुटाऊ पिता, कभी मुक्त आकाश, कभी दमघोटू बंधन तो कभी मुक्त आकाश पिता, कभी सुपर हीरो तो कभी एक हताश पिता। बहुत कुछ थे वो मगर, बहुत कुछ थे वो मगर मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे जुड़ूं। आप देखिएगा कि मैं उसको किधर ले जाना चाहता हूं कि मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे। पिता होने की मजबूरी उन्हें शायद दोस्त होने नहीं देती थी। पिता होने की मजबूरी उन्हें शायद दोस्त होने नहीं देती थी। कठोर बने रहना उनकी फितरत थी कि आदत थी, मैं आज तक समझ नहीं पाया। कठोर बने रहना उनकी फितरत थी कि उनको अच्छा लगता था, मैं आज तक समझ नहीं पाया। हम सब के लिए जो उनके अंतर में था, उसे बांधों में बांधे रखना उन्हें अच्छा लगता था कि उनको डर लगता था कि प्यार की नमी पाकर बच्चे कहीं तोड़ न बैठें अपने तटबंधन। मैं आज तक समझ नहीं पाया। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। वो मां नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते, वो मां नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते। वो समंदर थे जो बड़े होने की सजा पाते थे अपने दायरों के कैदी होकर। वो मां नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते, वो समंदर थे जो बड़े होने की सजा पाते थे अपने दायरों के कैदी होकर। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं, क्योंकि दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, क्योंकि दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उनके बराबर हो जाऊं।
और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उनके बराबर हो जाऊं। मैं गर्वित महसूस किया करता था खुद को उनके पीछे खड़े होकर। मैं गर्वित महसूस किया करता था खुद को उनके पीछे खड़े होकर। मैं सम्मानित सा हो जाता था उनके आगे झुककर, हाथ जोड़कर। मैं सम्मानित सा हो जाता था उनके आगे झुककर, हाथ जोड़कर। मैं पिता पुत्र के बीच बहते उस एहसास को खोना नहीं चाहता था। ये लाइंस जरूर आप, ये पंक्तियां ध्यान से आप सुने कि मैं पिता पुत्र के बीच बहते उस एहसास को खोना नहीं चाहता था, जिसमें दुनिया में सबसे ऊंचा होकर भी मैं उनसे छोटा दिखना चाहता था। जिसमें दुनिया में सबसे ऊंचा होकर भी मैं उनसे छोटा दिखना चाहता था, और जिस एहसास में वो मेरे लिए बुना करते थे खुद से बुलंद मकाम, और जिस ख्वाब में वो मेरे लिए बुना करते थे खुद से बुलंद मकाम। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे। पिता जानते थे यकीनन कि पिता पुत्र पत्नी माँ बंधु मित्र हर रिश्ता हमको पूरा करता है थोड़ा थोड़ा। पिता जानते थे यकीनन वो दोस्त हो गए तो पिता का स्थान रिक्त हो जाएगा। वो जानते थे यकीनन कि वो दोस्त हो गए तो पिता का स्थान रिक्त हो जाएगा, और किसी रिश्ते की रिक्तता कोई रिश्ता भर नहीं सकता, और किसी रिश्ते की रिक्तता कोई रिश्ता भर नहीं सकता। पिता की अपनी जिम्मेदारी है, पिता की अपनी उपयोगिता है। पिता की अपनी जिम्मेदारी है, पिता की अपनी उपयोगिता है। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस भावना के तहत मैंने ये लिखा वो आप सब तक पहुंची होगी, क्योंकि एक से एक बेहतर लोग जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ आदरणीय कंचन जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छे दोहे लिखती हैं। और जितने भी लोग बीच में आकर गए हैं जब मैं कविता पाठ कर रहा था, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, एक से एक अच्छे साहित्यकार जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात वहाँ तक पहुँची होगी। और एक गीत आपके सामने रखता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। कि यूं आंखें नम नहीं होती, यूं दिल में गम नहीं होता, अगर तुम साथ होते तो सफर पूर्णम नहीं होता, अगर तुम साथ होते तो सफर पूर्णम नहीं होता। और इसका एक बंद यूं है कि चटक जाते हैं रिश्ते जो वो खुद कमजोर होते हैं, चटक जाते हैं रिश्ते जो वो खुद कमजोर होते हैं, किसी को तोड़ दे कोई किसी में दम नहीं होता, किसी को तोड़ दे कोई किसी में दम नहीं होता। सफर की शर्त ऐसी थी बिछड़ जाना था मिल कर के, सफर की शर्त ऐसी थी बिछड़ जाना था मिल कर के, मगर कह कर गए होते तो इतना गम नहीं होता, मगर कह कर गए होते तो इतना गम नहीं होता। और अक्सर ये देखा गया है कि उन्हीं रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं जहां कभी जीवन भर दूरियां बनाने की हम कोशिश करते रहते हैं, मगर बनती नहीं है। कि यूं है कि जहां दूरी बनाने में ये कोशिश हार जाती है, जहां दूरी बनाने में ये कोशिश हार जाती है, उन्हीं रिश्तों का अक्सर क्यों यहाँ संगम नहीं होता, उन्हीं रिश्तों का अक्सर क्यों यहाँ संगम नहीं होता। और इसका आखिरी बंद मैं बीच में मुस्कुराया इसलिए क्योंकि इस वाले लाइव में मुझे सामने ना फोटोज़ दिखते हैं, तो इसका एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा एहसास है कि ऐसा लगता है कि जैसे लोग सामने बैठकर सुन रहे हैं।
मुझे आदरणीय रश्मि जी, अंजू जी, अशोक गुप्ता जी, कंचन जी, आदरणीय अज्ञात साहब, वंदना जी, बहुत सारे लोगों के चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हाँ, लेकिन इसमें विनीता का भी दिख रहा है, मेरी पत्नी का भी, इसलिए मैं आपको कॉन्शियस भी थोड़ा सा लग रहा हूँगा। खैर, उसी से रिलेटेड अगला मैं अपना बंद सुनाता हूँ आपको कि अजब है दर्द की सरगम। यहाँ पर दर्द का मतलब विनीता बिल्कुल नहीं है। अजब है दर्द की सरगम, हमेशा तार सब तक है। अजब है दर्द की सरगम, हमेशा तार सब तक है। रहे कोई भी मौसम गम, कभी मध्यम नहीं होता। रहे कोई भी मौसम गम, कभी मध्यम नहीं होता। यूं आंखें नम नहीं होती, यूं दिल में गम नहीं होता। अगर तुम साथ होते तो सफर पूर्णम नहीं होता। ये एक गीत मेरे हिसाब से मेरी गज़ल थी, मैंने रखी। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे मेरे परिवार से लोग जुड़े हुए हैं। वंदना जी हैं, आदरणीय अशोक गुप्ता जी हैं, ये हम सब एक परिवार हैं कि रश्मि जी जो कार्य वहाँ पे कर रही हैं इस संस्था के ज़रिए, इस तरह के बहुत सारे काम होने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग करते हैं, हमें भी उसमें होना चाहिए। रश्मि जी, आप ये कर पा रही हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा, मुझे आपकी एक किताब जो है वो मेरे पास आई थी, और मैंने जब वो किताब पढ़ी, मुझे बहुत ही खूबसूरत वो एक कुछ एहसास तेरे मेरे दरमियाँ, और वहाँ से मुझे लगा। और जब आपका ये आमंत्रण कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, मेरे लिए आपका और अशोक जी का जो कहा गया है वो आदेश जैसा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं, और पटना के साथ वैसे भी मेरा पटना से बहुत सारे मित्र हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। पटना के साथ एक गहरा रिश्ता भी है, तो पटना से बुलावा आया, अच्छा लगा। मैं जो ये बार बार कह रहा हूँ पटना पटना, उसके पीछे कारण ये भी है कि मेरी पत्नी पटना से हैं, तो वहाँ के लिए मेरा फ़र्ज़ थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो मैंने मतलब मैं इसलिए जो सौभाग्यशाली कह रहा हूँ खुद को, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आप लोगों का आदेश तो है ही है, पटना का अपना एक अलग महत्व भी है, तो मैं उस नाते भी ये कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो हम रिश्तों की बात कर रहे हैं ना रश्मि जी, जिस सब्जेक्ट को लेकर, जिस विषय को लेकर आप चल रही हैं, माता पिता जैसे ही कुछ रिश्ते और होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता माता पिता से पहले हमसे छूट जाते हैं। ऐसे एक विषय पर एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की थी, और वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो कविता ऐसी ही जगह रखी जा सकती है जहाँ प्रबुद्ध लोग जुड़े हों, जहाँ बुद्धिजीवी साहित्यकार लोग जुड़े हों। और मुक्त कविताएं वैसे भी ख़ास तौर से वहीं सुनाई जा सकती हैं जहाँ पर उनको समझने वाले लोग हों। चाचा, मेरी एक कविता है, मेरे चाचा, आपके सामने रखता हूं। मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी। कि रिश्ता यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है। रिश्ता यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशहूर बहुत है, लेकिन फिर भी कवियों से, कविताओं से ये रिश्ता दूर बहुत है। लेकिन फिर भी कवियों से, कविताओं से ये रिश्ता दूर बहुत है। कहाँ लिखा जाता है चाचा पर, कहाँ लिखा जाता है चाचा पर, बामुश्किल कुछ पढ़ने को मिलता है। सच भी है, सच भी है, जब लिखने वाले के पास अपने स्वयं के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो कैसे। सच भी है, जब लिखने वाले के पास अपने स्वयं के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो कैसे। दूसरे के पिता, वो दूसरे के पिता जो किसी दूसरे के पिता बनने से पहले बने थे हमारे चाचा। मुझे उम्मीद है कि ये जो कविता है आपको एक अलग दौर में लेकर जाएगी, अपने बचपन में एक अलग रिश्ते को जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है वहां से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दूसरे के पिता बनने से पहले बने थे हमारे चाचा। चाचा जो एक पीढ़ी के होकर भी अक्सर जीते हैं दो दो पीढ़ियां। चाचा जो एक पीढ़ी के होकर भी जीते हैं अक्सर दो दो पीढ़ियां। वो जब खड़े होते हैं पिछली पीढ़ी के संग तो हमारे पिता की बाजू नजर आते हैं, अचानक से जिम्मेदार, विराट और गंभीर नजर आते हैं। और जब घुलते मिलते हैं बच्चों में अगली पीढ़ी के संग, और जब घुलते हैं बच्चों में अगली पीढ़ी के संग तो करते हैं खूब मस्ती,
खूब धमाल मचाते हैं, करते हैं खूब मस्ती, खूब धमाल मचाते हैं। कभी कभी तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है, कभी कभी तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है और अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है, और अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है। वो सारी वो जो होता था कि हमें जो कहना होता था, जो पिताजी से नहीं कह पाते थे हम लोग, वो चाचा जी को आगे करके हम लोग वो बात कहलवाते थे। हमें लगता था कि अगर डांट भी पड़नी है तो चाचा जी को पड़े, हम बच जाते हैं। कि कभी कभी तो चाचा को बलि का बकरा बनाया जाता है और अपनी ख्वाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है। वो तमाम बातें जो माता पिता से कहने में पसीने छूटते हैं हमारे, और वो तमाम बातें जो माता पिता मनवाना चाहते हैं हमसे या उगलवाना चाहते हैं हमसे, उन बातों के बीच चाचा किसी सेतु का कार्य करते हैं। उन तमाम बातों के बीच चाचा किसी सेतु का कार्य करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है, और देखते देखते चाचा दीवार के उस पार हो जाते हैं, और देखते देखते चाचा दीवार के उस पार हो जाते हैं। जो कल तक सिर्फ हमारे थे वो दूसरा परिवार हो जाते हैं। जो कल तक सिर्फ हमारे थे वो दूसरा परिवार हो जाते हैं। और कभी कभी तो जायदाद बंटवारे की आग इस प्यारे से रिश्ते को निगल जाती है। उनके प्यार की दिशा बदलती नहीं, उनका प्यार मरता नहीं हमारे लिए, मगर हाँ प्यार की दिशा बदल जाती है। उनका प्यार मरता नहीं हमारे लिए, मगर हाँ प्यार की दिशा बदल जाती है। और कभी कभी जायदाद बंटवारे की आग इस प्यारे से रिश्ते को निगल जाती है। मगर सिर्फ इसीलिए तो चाचा के किस्से कहानियां भुलाए नहीं जाने चाहिए। मगर सिर्फ इसीलिए तो चाचा के किस्से कहानियां भुलाए नहीं जाने चाहिए। चाचा की मोहब्बत के हक भी पूरी शिद्दत से निभाए जाने चाहिए। चाचा की मोहब्बत के हक भी पूरी शिद्दत से निभाए जाने चाहिए। इसीलिए मैं जब अपने पिता को याद करके उनको शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं जब अपने पिता को याद करके उनको शीश झुकाता हूँ, उसी वक्त मैं चाचा जी को भी श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। उसी समय में चाचा जी को भी श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे मित्रों को अपने चाचा याद आए होंगे। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत करीबी होता है, हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन शायद ये धन दौलत या जायदाद जो भी चीज़ें हैं उसका कारण है कि एक वक्त में अक्सर सबसे ज़्यादा अलगाव परिवारों में जो होता है वो चाचा के परिवार या ताऊ के परिवार के साथ हो जाता है। बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि हम उनकी गोद में खेले होते हैं, पिता तुल्य होते हैं, कई बार दोस्त जैसे होते हैं चाचा, और फिर अचानक से लगने लगता है कि ये दूसरे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी उन्हीं के साथ होती है परिवार की। दुखद है, दुख होता है। आदरणीय अजय अज्ञात साहब, धन्यवाद। आपको कविता अच्छी लगी। कंचन जी, आपको प्रणाम। और जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार करता हूं एक बार फिर से। वंदना जी लगातार बनी हुई हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। वंदना जी की कई पुस्तकें आई हैं, और मुझे याद है कि अशोक गुप्ता जी से पहली बार जब हम मिले तो वंदना जी के आयोजन में ही मिले थे। आनंदा पाटनी जी, प्रणाम करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा प्रोग्राम कहीं भी हो, अपने पटल पर हो या अपने किसी मित्र के पटल पर हो, आनंदा पाटनी जी, अशोक गुप्ता जी, वंदना जी, कंचन जी, कुछ ऐसे मेरे अपने हैं जिनका जो स्नेह है, आशीर्वाद है, वो मुझे हमेशा मिलता है। आनंदा पाटनी जी से मेरी बड़ी अच्छी सी मुलाकात जो है वो ऑनलाइन वाली मुलाकात हम लोगों की है। और मैं ये यहाँ फिर एक बार, आनंदा जी हालांकि पता नहीं इस बात को कितना पसंद करेंगी, कि मुझे ये कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि मैंने काफ़ी समय तक उनका जो नाम है वो गलत लिया था। अब ये मेरी गलती नहीं, आनंदा जी आपने नाम ही ऐसा रखा, बताइए मैं क्या करूं। आदरणीय अमर त्रिपाठी जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बड़े भाई जैसे हैं, प्रणाम करता हूं सर आपको मैं। तो आनंदा पाटनी जी को मैं बहुत दिनों तक आनंदा पटनी कहता रहा। दरअसल पटनी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे यहाँ पर पटनी जो है वो टाइटल होता है। हनीफ पटनी हमारे मित्र हैं थिएटर में, और मैंने अन्नदा को आनंदा समझा, ये मेरी गलती थी। लेकिन उन्होंने कभी ऐतराज़ नहीं किया। एक दिन उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि बेटा मेरा ना ये अन्नदा है,
तो मैंने कहा आपने पहले से क्यों नहीं कहा? बोली मुझे लगा कहीं आपको बुरा न लगे, कहीं आप हर्ट ना हो जाएं। तो आपकी इस विनम्रता को प्रणाम करता हूं। इतने साहित्यिक परिवार से आप हैं, आपके पिता आदरणीय श्री यशपाल जी, पद्मश्री यशपाल जी, और आप उनकी सुपुत्री हैं। प्रणाम करता हूं। सीमा श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा लिखती हैं, जुड़ी हुई हैं साथ में। आपका भी स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक मतला दो शेर रखता हूं। क्या बात है। वंदना जी ने लिखा, मेरा आशीर्वाद और लाड़ हमेशा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद वंदना जी, जो कुछ है आपके प्यार का नतीजा है। एक मतला और दो शेर रखता हूं कि किसी भी भूल पर अपनी वो शर्मिंदा नहीं होता, किसी भी भूल पर अपनी वो शर्मिंदा नहीं होता, वो मुझ में ढूंढता है जो वो खुद वैसा नहीं होता। किसी भी भूल पर अपनी वो शर्मिंदा नहीं होता, किसी भी भूल पर अपनी वो शर्मिंदा नहीं होता, वो मुझ में ढूंढता है जो वो खुद वैसा नहीं होता। और अक्सर हम अपनी कोशिशों की तरफ नहीं देखते, दुनिया को दोष देते हैं अपनी नाकामी के लिए। उस पर मेरा एक शेर है कि न रोने का सलीका है, न रोने का सलीका है, न सजदों में अकीदा है। न रोने का सलीका है, न सजदों में अकीदा है, गिला ये है दुआ में क्यों असर पैदा नहीं होता। गिला ये है दुआ में क्यों असर पैदा नहीं होता। राजकांता जी नमस्कार। कि न रोने का सलीका है, न सजदों में अकीदा है, गिला ये है दुआ में क्यों असर पैदा नहीं होता। और इसका एक शेर जो है वो यूं हुआ कि फलक पर नाम तो लिखो, फलक पर नाम तो लिखो, जमी पर पांव भी रखो। मैंने ये शेर कहा और देखिए इस शेर को बिल्कुल आत्मसात करते हुए एक किरदार जो है वो हमारे सामने है। आदरणीय श्री अजय कुलश्रेष्ठ जी, बहुत अच्छे गज़लकार, उतने ही अच्छे इंसान और हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाले वो सामने हैं। सर आपको प्रणाम करता हूँ। सही शेर पर आप मुझे सामने दिखे कि फलक पर नाम तो लिखो, जमी पर पांव भी रखो, जड़ों से टूटकर कोई शजर जिंदा नहीं होता, जड़ों से टूटकर कोई शजर जिंदा नहीं होता। एक मतला और दो शेर रखता हूं कि थे तलातुम ही तलातुम, थे तलातुम ही तलातुम, दूर तक साहिल न था, थे तलातुम ही तलातुम, दूर तक साहिल न था, हो चली थी उम्र मिट्टी और कुछ हासिल न था, हो चली थी उम्र मिट्टी और कुछ हासिल न था। और एक शेर आदरणीय प्रदीप कुमार प्राश साहब नमस्कार, कि हाथ में फैला भी देता। अमर त्रिपाठी जी इस बात को जरूर रिलेट करेंगे, हमने कई बार ऐसी चीजें डिस्कस की हैं कि हाथ में फैला भी देता जिस कदर हालात थे, हाथ में फैला भी देता जिस कदर हालात थे, दर मगर वो बेअदब था, शाह इस काबिल न था, दर मगर वो बेअदब था, शाह इस काबिल न था। थे तला तुम ही तला तुम, दूर तक साहिल न था, हो चली थी उम्र मिट्टी और कुछ हासिल न था। और अगर मुझसे ये न पूछा जाए कि ये शेर किसके लिए है तो एक शेर और रखता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है ऐसा शेर कहना जब आपको पता है कि आपके ससुराल में टेलीकास्ट हो रहा है प्रोग्राम और सामने पत्नी भी बैठकर देख रही है। फिर भी देखिए आप मेरी हिम्मत को दाद दीजिएगा कि हो न पाया अंदरूनी मैं जुदा उससे कभी, हो न पाया अंदरूनी मैं जुदा उससे कभी, जो मेरे जीवन में जाहिर तौर पर शामिल न था, जो मेरे जीवन में जाहिर तौर पर शामिल न था। थे तला तुम ही तला तुम, दूर तक साहिल न था, हो चली थी उम्र मिट्टी और कुछ हासिल न था, और कुछ हासिल न था। बीच में से जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी वो मैं सुनाता जाऊंगा। ये भी एक अच्छी बात है कि जब हम वैसे कवि सम्मेलन में होते हैं कि जहाँ पर संचालक हों, दूसरे मित्र कवि हों, तो ये बड़ा खतरा रहता है कि पता नहीं कौन कब रोक दे, कौन ज़्यादा सुना दे। धन्यवाद आदरणीय रश्मि जी कि ये जो आपने सोलो परफॉर्मेंस रखी है इसमें ये है कि सुनने वाला ही चला जाए तो उसकी किस्मत की वो बच जाए, सुनाने वाले पर कोई बंदिश नहीं है, वो जब तक चाहे सुनाता रह सकता है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से कि कोई रोक टोक नहीं है।
एक गज़ल का एक शेर और एक मतला मैं आपके सामने और रखता हूँ कि तेरा मुझसे मेरा तुझसे माना है अलगाव बहुत, तेरा मेरा तुझसे तेरा मुझसे माना है अलगाव बहुत, एक दूजे में एक दूजे का फिर भी है फैलाव बहुत, एक दूजे में एक दूजे का फिर भी है फैलाव बहुत। और मुझे लगता है कि मैं अपना एक गीत जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया था, पहले ही वंदना जी ने किया था, वो आपके सामने रखता हूं कि सीख रहा हूं इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना। प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है और प्यार खोने का ज़्यादा नाम है, पाने का कम है। अपने अनुसार किसी को ढाल लेना उतना सुख नहीं देता जितना किसी के अनुसार ढल जाना देता है। तो उस पर मेरा एक गीत आपके सामने रखता हूं कि सीख रहा हूं इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। सीख रहा हूं इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। तेरे मन के वो सब कोने जहां पे सीलन बसती हो, तेरे मन के वो सब कोने जहां पे सीलन बसती हो, जिन लम्हों को नमी आंख की शर्मिंदा सा करती हो, जिन लम्हों को नमी आंख की शर्मिंदा सा करती हो, उन लम्हों उन कोनों पर भी, उन लम्हों उन कोनों पर भी अपने चुंबन रख जाना। सीख रहा हूं इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना, सीख रहा हूं इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना। और इसका एक बंद और रखता हूं आपके सामने कि अक्सर जो सबसे ज़्यादा झगड़े का कारण मुझे लगता है वो मैं सही हूँ, मेरी हाँ मैं ही सबकी हाँ हो, मेरी ना में ही सबकी ना हो। इस तरह तो रिश्ता कोई भी निभा सकता है। रिश्ता निभाने का मतलब है कि दूसरे के मन के हिसाब से दूसरे की हाँ और ना हमारे लिए हमारी हाँ और ना से ज़्यादा मायने रखती हो। उस पर मेरा एक थॉट है कि तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए, तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए, झुकने और झुकाने जैसी माना सूरत बन जाए, झुकने और झुकाने जैसी माना सूरत बन जाए, तेरी ना के आगे हंसकर, तेरी ना के आगे हंसकर अपनी हाँ को सिमटाना। सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना, सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा में जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्जों में ढल जाना। ये एक प्रेम गीत, मेरे हौसले को मैं प्रणाम करता हूँ, खुद के अपने हौसले को, कि विनीता बीच बीच में लिख रही हैं कि पटल से उपस्थित सभी गुणीजनों को प्रणाम नमस्कार। दरअसल वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं कि मैं हूँ, जो भी सुनाएं आप ये याद रखें कि पूछ लिया जाएगा कब लिखा, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा। फिर भी आप लोगों के प्रेम में मैंने देखिए प्रेम गीत भी सुना दिया। और वाकई मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हैं सभी अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व के मालिक हैं और सभी से ज़्यादातर से मैं व्यक्तिगत तौर पर जो है जुड़ा हूँ।
और ये मुझे इस बात का शायद जितना फ़ायदा मुझे साहित्य से जुड़ने का मेरे जीवन में हुआ है, मुझे नहीं पता किसी और को हुआ है या नहीं हुआ है। साहित्य से जुड़ने के बाद एक अलग सी जर्नी, एक अलग सी यात्रा पर हूँ मैं, और वो यात्रा मुझे इतना सुकून देती है। और ये इस शब्द के लिए मुझे जो है कोई लानत मलानत न दे कि थैंक्स टू कोरोना, ये बुरी बात है, लेकिन हम भारतीय संस्कृति है कि हम बुरी चीज़ों का भी जो है हम लोग थैंक्स करते हैं। कोरोना से लाख दिक्कतें आई, लाख मुश्किलें आई, वो अलग बात है। मैं भी कोरोना पीड़ित हुआ और उससे बाहर निकल के आया। लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हुआ। शायद हम कभी भी इस तरह न जुड़ पाते। आज जितने लोगों से हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब लोग ऐसे ऐसे साहित्यकार, ऐसे ऐसे कलमकार जिनको सुनने का मंचों पर शायद कभी मौका हमको न मिलता, ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिला। और इसमें बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का है जिन्होंने अपने अपने पटल शुरू किए, वहाँ पर उन लोगों को आमंत्रित किया, और हम जैसे कितने लोगों को सुनने का, जुड़ने का और दुनिया को समझने का मौका मिला। तो ये एक शायद इस आपातकाल में, जो आपातकाल हम लोग झेल रहे हैं, उसकी वजह से हुआ। और उस बीच में बहुत सारे लोगों ने सोशल कॉज में अपनी अपनी जो संस्थाएं हैं वो शुरू की। हिंदुस्तान की, या कह लीजिए इंसानी जाति की, ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम उससे लड़ने के लिए उतनी ही शिद्दत से सारे लोग एकजुट भी होते हैं, खड़े भी होते हैं। मुझे मालूम है कि पता नहीं अशोक जी इस बात को कितना पसंद करेंगे कि मैं यहाँ से कहूँ, अशोक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कियान फाउंडेशन इन्होंने शुरू किया, और लगातार चुपचाप बिना किसी प्रमोशन के मैं देखता हूँ कि ये वो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे चाहे वो अब ठंड है तो कंबल हों, या दूध हो, या जो बच्चों की किताबें हों, वो चीज़ें जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मैं इस तरह के तमाम लोगों को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अजय अज्ञात साहब के मंच पर मैं अक्सर सुनने जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, साहित्यकारों को रूबरू वो करा रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, चाहे वो सुनने वाले हों, सुनाने वाले हों, या आयोजन करने वाले हों, उनको प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी 2 रचनाएं और रखता हूँ, क्योंकि जो टाइम की बाउंडेशन है मुझे उसके अंदर ही रहना चाहिए। हमने क्योंकि आज का मंच बिल्कुल विशेष था, तो मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की कि जो रिश्तों पर आधारित कविताएं हैं मैं उन्हीं को रखूं, और ख़ास तौर से माता पिता चाचा इनके आसपास जो है वो चीज़ें रहें। प्रेम कविताएं बीच में रखी ताकि लोगों को ऐसा रहे कि प्रेम भी इस व्यक्ति ने कभी किया होगा, किया हो या ना किया हो, लेकिन लिखा तो इस व्यक्ति ने ज़रूर होगा ही होगा। तो मैं एक रचना माँ पर भी रखना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है बहुत छोटी सी मुक्त कविता है, और उसके बाद एक गीत रखूंगा, फिर आपसे विदा लूंगा कि आंगन की तुलना मैंने की। मैं अपना गांव शहर छोड़कर यहाँ आया हूँ, और फिर अब मैं शहर में हूँ, तो मैंने उसकी एक तुलना करने की कोशिश की है। इस बीच में मुझे दरअसल मैं एक चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर, जो सीधे सीधे हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं, आदरणीय रश्मि अभय जी के पटल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मुझको दिख रहे हैं। बहुत सारे नाम ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र जुड़े होंगे जो मुझको यहाँ पर नाम नहीं दिख रहे हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे एक नाम मुझे भी बताया गया, आदरणीय बबली जी, हरविंदर कौर बबली हैं, मस्कट में रहती हैं, बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ व्यक्तिगत एक स्नेह है उनका, मुझ पर छोटे भाई की तरह मानती हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, और वो तमाम लोग मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी नमस्कार करता हूँ। क्या बात है, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स बीच में आते हैं। माँ लीपती थी आंगन पीली मिट्टी से, आंगन खुशबू खुशबू हो जाता था। माँ लीपती थी आंगन पीली मिट्टी से, आंगन खुशबू खुशबू हो जाता था। लीप पोत कर आंगन में माँ फिर फूल खिलाती थी, खड़िया से मोर बनाती थी। लीप पोत कर आंगन में माँ फिर फूल खिलाती थी, खड़िया से मोर नचाती थी। घंटों बातें करते थे मैं और वो कच्चा आंगन। घंटों बातें करते थे मैं और वो कच्चा आंगन। उस कच्चे आंगन से मेरा पक्का रिश्ता था। उस कच्चे आंगन से मेरा पक्का रिश्ता था। अब रोज देखता हूं मैं अपने फ्लैट के पक्के फर्श को वाइपर के दांतों से जख्मी होते हुए। अब रोज देखता हूं मैं अपने फ्लैट के पक्के फर्श को वाइपर के दांतों से जख्मी होते हुए। चमकता तो बहुत है मगर मुझसे गुफ्तगू नहीं करता।
चमकता तो बहुत है मगर मुझसे गुफ्तगू नहीं करता, मैंने भी कभी छुआ ही नहीं उसको अपनी उंगलियों से, मैंने भी कभी छुआ ही नहीं उसको अपनी उंगलियों से। उस कच्चे आंगन के मोरों से फूलों से भी एक पक्का रिश्ता था, उस कच्चे आंगन के फूलों से मोरों से भी एक पक्का रिश्ता था। इस पक्के आंगन के इंसानों से भी अजनबियत रिश्ती है, इस पक्के आंगन के इंसानों से भी अजनबियत रिश्ती है। ये बात ज़्यादातर संवेदनशील लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों ने महसूस की होगी। हमारा भी वो रिश्ता आंगन के साथ नहीं रहा। हम भी कहाँ, पहले वो जो मोर थे हमें उनका याद रहता था कि कितने पंख बनाए अम्मा ने। हम खुद भी नहीं ध्यान देते। हम जूते पहनकर जिस तरीके से अपने आंगन से मिलते हैं, उसी तरह दूरियों के साथ, अजनबियत के साथ हमारा आंगन हमसे मिलता है। आदरणीय शैलजा रानी जी और दमयंती जी जुड़ी हुई हैं, प्रणाम करता हूँ। और आज की अपनी आखिरी प्रस्तुति आपके सामने रखता हूँ। मैंने आज कोशिश की कि जो कविताएं, मुक्त कविताएं जो बहुत जगह नहीं सुनाता हूँ, वो मैं यहाँ पर रखूँ, क्योंकि इस तरह की कविताएं हर जगह नहीं रखी जा सकती। हम जितने भी लोग हैं, हम में से ज़्यादातर लोग संवेदनशील ही हैं और सभी लोग इस बात को महसूसते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, मैं बहुत माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो एक उम्र के बाद माता पिता को सामान समझने लगता है, जिसको लगता है कि एक जो हमारी सोच है ना कि ठीक है खाना दे रहे हैं ना, माँ आपको क्या चाहिए, आपको सब कुछ तो मिल रहा है आपको। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। कारण यह है कि वो एक उम्र के बाद उनको सिर्फ हमारी रोटी नहीं चाहिए। हम उनको कौन होते हैं कुछ देने वाले, उनका दिया ही सब कुछ हमारे पास है। उन्हें या किसी भी इंसान को सम्मान की, अपनेपन की ज़रूरत होती है। हम कई बार माता पिता को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ उनको रोटी मिल सकती है, केयर मिल सकती है, फिर बड़े गर्व से कहते हैं वहाँ उनकी बहुत अच्छे से देखभाल हो रही है, बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा जा रहा है। कौन लोग रख रहे हैं? वो लोग जो अजनबी हैं, जिनको पाला वो नहीं रख रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, वो हमारा इंतज़ार तो करते होंगे। उस पर मेरा एक छोटा सा गीत है, उस गीत का सिर्फ एक अंतरा आपके सामने रखता हूँ, समय को देखते हुए मुखड़ा और अंतरा आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद आपसे विदा लूँगा कि खेल कर किरदार अपना वो किनारे हो गए, खेल कर किरदार अपना वो किनारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए। कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें, कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें। खाली खाली सूना सूना इनका क्यों संसार है, खाली खाली सूना सूना इनका क्यों संसार है, क्यों सजा ये दी गई है, इनका क्या अपराध है, क्यों सजा ये दी गई है, इनका क्या अपराध है। कुछ उनींदी लोरियां और चांद एक जागा हुआ, कुछ उनींदी लोरियां और चांद एक जागा हुआ, पूछते उन रत जगों का क्या यही उपहार है, पूछते हैं रत जगों का क्या यही उपहार है। जिंदगी के गुर सिखाकर पर्वतों का हौसला,
जिंदगी के गुर सिखाकर पर्वतों का हौसला, मौत के क्यों मुंतजिर ये और बेचारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए। कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें, कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें। मैं आज इसका एक ही बंद यहाँ पर रख रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। किसी ने कहा है कि माँ बाप हमें उस वक्त पे संभाल लेते हैं जब हमें एक कदम चलना नहीं आता, जब हमें सांप और खिलौने का फ़र्क नहीं पता होता, जब हमें जहर और पानी का फ़र्क पता नहीं होता। लेकिन सारे बच्चे मिलकर एक माँ बाप को इज्जत से संभालें। यहाँ ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इज्जत से संभालें। बहुत सारे लोग जो साथ में माँ बाप के हैं, एक तो ये भी एक बहुत बड़ी लाइन है, लोग कहते हैं कि माँ मेरे साथ रहती है या पिताजी मेरे साथ रहते हैं, हम उनके घर में रहते हैं, घर तो उन्हीं का था ना, हम लोग तो बाद में आए ना। ये भी एक बहुत बड़ी सोच है। मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ, क्योंकि जब तक माँ है, जब तक बाबूजी हैं, घर तो उनका है। और चलो उस लाइन पर भी ना जाएं, तो भी सिर्फ घर में रहना खाना ही सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को साझा करना चाहता है इंसान। और ख़ास तौर से एक उम्र में जब वो अकेला होने लगता है, उन पर तमाम बंदिशें हो जाती हैं कि वो बात भी कर रहे हैं तो किससे क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए। जो भी लोग ऐसा करते हैं वो ये ज़रूर सोचें कि दुनिया से एक दिन सबको जाना है, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो कम से कम जब तक माता पिता हैं, हम उनको ये सम्मान, ये एहसास देने की कोशिश करें। इसलिए मैं अक्सर ये गीत जहाँ भी किसी भी मंच पर जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको रखूँ कि आप उसी इज्जत, उसी सम्मान के साथ हैं जो आपका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि माता पिता का सम्मान तो हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा है। और उसी विचारधारा को लेकर, उसी सोच को लेकर आदरणीय रश्मि जी, ये जो आप देवशील मेमोरियल का काम कर रही हैं, आपने अपने माता पिता के लिए और दुनिया भर के माता पिताओं के लिए जो आप कार्य कर रही हैं, आप यकीन माने मुझे यहाँ आना बहुत ही सौभाग्य की बात लगी। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और दूसरी बात, इस शाम में इतने सारे मित्र जिनसे आभासी दुनिया में और काफ़ी सारे लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी आमने सामने भी मिल चुका हूँ, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम इस दौड़ में नहीं हैं कि किस प्रोग्राम में कितने लोग आए, कम आए कि ज़्यादा आए कि बहुत ज़्यादा आए, ज़रूरी वो नहीं है। ज़रूरी उस महफिल का आनंद है। दो लोग हों बहुत हैं, सुनने वाले हों, अच्छा सुनाने वाले हों, और वो जो महफिल है वो यादगार हो। ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो, जैसे मैं जब मेरे पटल पर भी होता हूँ, यहाँ से जुड़े सभी लोग जानते हैं, मैंने कभी भी आज तक वहाँ से ये नहीं कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं इससे पटल से जुड़े हैं या शेयर करें या वो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सम्मानित मेहमान वहाँ आए हैं, अगर हम उनको 4 लोग भी बैठकर सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो इतने सारे लोग यहाँ, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सारे और बहुत ही सम्मानित लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ एक बहुत खूबसूरत शाम आपकी वजह से बनी। रश्मि जी, आपका आभार करता हूँ। जितने भी मित्र जुड़े हुए थे उनका आभार करता हूँ, और इस बेहतरीन कार्य के लिए आपको आप ही के पटल से बधाई देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरे शो के दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसी बात हुई हो जिससे कोई हर्ट हुआ हो तो वो मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। पटना वाले तो ज़रूर कर दें, क्योंकि पटना में मेरा आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता रहता है बिकॉज ऑफ माई पत्नी। हर्षवर्धन वर्मा जी जुड़े हुए थे वहाँ से, उनको प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लोग जुड़े हुए थे, जिनके नाम नहीं ले पाया, जो दूसरे पटल से जुड़े हुए थे, उनको भी प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। शुभ रात्रि।